चलिए जी, गुड आफ्टरनून। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर कैश बुक। ठीक है, कहाँ तक लास्ट के पॉइंट देखना हमने लिख लिए थे। तो हमने 5 पॉइंट्स लिख लिए थे, है ना। लास्ट पॉइंट देखो, यही लिखा था ना हमने। एक बार जल्दी से कल के लिए कल वाली क्लास को रिकॉल करते हैं। क्या किया था कल हमने। कैश बुक क्या होता है, एक सब्सिडरी बुक्स का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे एक छोटा बिजनेस होता है, एक बड़ा बिजनेस। छोटा बिजनेस है तो वो सारी ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड करता है, जर्नल में। सिर्फ एक ही बुक होती है, उसी में कैश वाली ट्रांजैक्शन भी, क्रेडिट वाली भी। लेकिन जैसे ही बिजनेस बड़ा हो जाता है, बिजनेस मतलब ग्रो करता है, तो क्या होता है, तो वहां पे सिंगल एक जर्नल बुक की बजाय हम 6 अलग अलग तरह की बुक्स बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी की सबसे पहली बुक कौन सी होती है, कैश बुक। सेकंड सेल, हाँ, परचेज या परचेज रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न। लास्ट जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर क्या होता है, जहां जो कहीं नहीं आएगी जो एंट्री, वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगी। क्या कैश में, कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, कैश बुक का तो नाम ही है कि कैश। कैश में और क्या इंक्लूड होता है, बैंक। और कैश जो है, कैश बुक के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं, तो उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है, रियल रूल। रियल रूल किससे रिलेटेड होता है, एसेट से। रियल रूल किससे रिलेटेड होता है, एसेट से। क्यों? क्योंकि कैश एक एसेट है और इसका रूल है, क्या बोलता है वो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम जो भी फॉर्मेट आज बनाएंगे, ठीक है, आज आपका फॉर्मेट भी शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी। तो जो हम फॉर्मेट बनाएंगे, तो फॉर्मेट की एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड। फॉर्मेट 99% क्या 100% कौन सा है, जो हमने लेजर में सीखा था ना, जो लेजर में सीखा था वही फॉर्मेट है। लेजर में हम बनाते थे, याद है आपको, जब मैं आपको कहता था चलो और कोई अकाउंट मत बनाना, कैश अकाउंट बना लेना, बोलता था ना, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होती थी। तो वो कैश अकाउंट एक तरह से कैश बुक की है। यानी कि कोई फॉर्मेट आपके लिए न्यू नहीं आने वाला इस चैप्टर में, वही वाला ही है। रूल क्या होता है, रियल रूल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फिफ्थ पॉइंट मैंने वो आपको वही लिखवा दिया था, अगर कैश या बैंक बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट कर देना, जा रहा है तो क्रेडिट कर देना। पॉइंट नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूं मैं एक कहानी के साथ। ये कहानी मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी, कहानी नहीं मतलब एक पॉइंट है, ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। कौन सी ऐसी 2 सिचुएशंस होती हैं, देखते हैं किसको याद आता है। ये स्टार्टिंग के दिन है, पहले 2-3 दिनों के। कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कैश बुक का बैलेंस माइनस में आता है, नेगेटिव। कोई ऐसी 2 सिचुएशन बताओ जब कैश बुक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। आप सोचो, मैं पानी पीता हूं। नहीं, वैसे ही सोच लो, जर्नल क्वेश्चन है, वैसे किसी चैप्टर का नहीं है। कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे कैश का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है? जब लोन लेते हैं तो नहीं, लोन लेते हैं तो बैंक से डीलिंग हो रही है ना, रीपे नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बैड डेट्स की सिचुएशन। ठीक है, क्वेश्चन देखो अब क्या है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूं जल्दी ही, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। किसी भी सिचुएशन में ना कैश का बैलेंस नेगेटिव होता ही नहीं है। किसी भी सिचुएशन में कैश का बैलेंस नेगेटिव नहीं होता। इसकी एग्जांपल मैंने बताई थी, आपके जेब में 20,000 रुपए हैं और आप 20,000 का मोबाइल लेने गए मार्केट से। आपको फोन पसंद आया 25,000 वाला, तो मुझे बताओ कैसे करके आप 20,000 में 25,000 का फोन खरीद सकते हो? मना कर दिया उसने, कहता बजाज फाइनेंस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और उधार भी उसने मना कर दिया। वो भी उसने मना कर दिया। नहीं, मना कर दिया, मैं कह रहा हूँ, दुकानदार मैं हूँ यार, मैं दुकानदार हूँ, मैंने मना कर दिया। और बताओ, पुराना फोन उसके पास है ही नहीं है। नहीं नहीं, समझ लो दुकानदार मैं हूँ, ऐसे समझ लो, सिचुएशन बना दी मैंने। हाँ जी, हाँ ये आया सही जवाब। नहीं, फोन तो प्राइस तो 25,000 ही है। सिंपल, मेरे कहने का मतलब ये है, आप 20,000 रुपये जब आपकी जेब में है तो आप ज्यादा से ज्यादा 20,000 की आइटम खरीद सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप देखो शॉपिंग मॉल में जाओ, इलांटे चले जाओ या किसी और मॉल में चले जाओ, तो मॉल में तो कभी उधारी नहीं होती ना, वहां पे तो सारे स्ट्रेंज दुकानदार होते हैं ना, वो हमें जानते हैं ना हम उनको, पैसा दो सामान लो। तो समझ लो ऐसी सिचुएशन है। तो कभी भी जितना आपकी जेब में कैश है, ज्यादा से ज्यादा उसी को तो खर्च कर सकते हैं हम। जितना मेरी जेब में कैश होगा, ज्यादा से ज्यादा उसी को खर्च कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कैश का बैलेंस ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो 6 पॉइंट लिखो, कैश बैलेंस
पॉइंट नंबर 6, कैश बैलेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। बट बैंक बैलेंस कैन बी नेगेटिव। बैंक से हमने ज्यादा पैसे निकलवा लिए जिसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। हम सिर्फ कैश की बात कर रहे थे। बट बैंक बैलेंस कैन बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कल भी बताया था, परसों भी, कि बैंक में हमारे 10 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन बैंक ने हमें फैसिलिटी दे दी कि चलो आप 10 लाख से ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो ज्यादा विड्रॉ करोगे कुछ दिन के बाद विद इंटरेस्ट वापस कर देना। जैसे कि मेरे अकाउंट में पड़े हैं 10 लाख, बैंक कह रहे हैं चलो आप 12 लाख निकलवा लो। अभी मेरे पैसे कितने थे बैंक में, मैंने बैंक से कितने निकलवा लिए, तो देखा जाए तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया, जो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 2 लाख हो गया, यानी कि इसको आप बैंक लोन भी बोल सकते हो। फिर 2 लाख आपको बैंक को वापस करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट, तभी तो बैंक देगा, क्योंकि बदले में अगर आप उसको कुछ पैसे ज्यादा दोगे तभी वो मानेगा। तो ये होती है इसकी एग्जांपल। पॉइंट नंबर 7, टाइप्स ऑफ कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, बी पॉइंट हो गया डबल कॉलम कैश बुक। पेपर में जो आपको मेनली आती है वो डबल कॉलम कैश बुक आती है, लेकिन जब तक हम सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं सीखेंगे डबल कॉलम कैश बुक हम कर ही नहीं सकते। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, एक तीसरी आ जाती है पैटी कैश बुक। पैट हाँ, तीनों इजी हैं, कुछ भी नहीं है चैप्टर, ये तो बहुत ही आसान है, वैसे बाकी दो भी इजी हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में देखो हम क्या लिखते हैं, ओनली कैश, यहाँ पे बैंक भी नहीं लिखते, ओनली कैश। डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या आ जाएगा, कैश एंड बैंक बोथ। कैश एंड बैंक बोथ। और जो पैटी कैश बुक होती है, किसी को याद है परसों या कल बताया था पैटी कैश बुक, छोटे मोटे अकाउंट्स के लिए, जैसे वो चाय वगैरह के खर्चे हो गए, स्वीपर के खर्चे हो गए, ठीक है, रेडी वाले को किराया देना है 50-100 रुपये, उसके लिए। फोर, हाँ जी, भीख वाला भी बोला था मैंने, नहीं यार किसी को याद नहीं है। अच्छा हाँ चलो, कोई मांगने आ गया, हाँ भीख नहीं बोला था, बस वैसे बोल दिया था, कोई मांगने वाला आ गया। हम अकाउंटेंट है ना, इसलिए हमने भीख देनी है, लेकिन थोड़े अच्छे शब्दों में, कोई मांगने वाला आ गया। फॉर स्मॉल बिजनेस एक्सपेंसेस, फॉर स्मॉल बिजनेस एक्सपेंसेस। हाँ जी, बोलो बोलो। मेरे पास आज सभी के मैसेजेस आए हुए हैं, सभी के, गुरविलास का आ गया, नवजोत का आ गया, खुशलीन का आ गया, एक और कौन नहीं आया, सुखमीन का आ गया, दिव्या को तो मैंने मना ही कर दिया। चलो ये लिखो, टाइप्स ऑफ कैश बुक। जितना टाइम अगर आप ये वाली चीजों को पर्सनल लोगे या ये समझोगे ना कि हमारे साथ गलत किया है, तो समझ लेना कि आप आगे मूव ऑन या ग्रो नहीं करना चाहते। ये सब चीजें होती हैं आप लोगों की भलाई के लिए, ताकि बस स्टडी का मोमेंटम अच्छा रहे, और कुछ नहीं। ना ही किसी के साथ पर्सनल दोस्ती है, ना ही किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है। हम तो नॉर्मली अपना अकाउंट्स का रिलेशन स्टडी बस देख रहे हैं, बस और कुछ नहीं।
चलिए जी, अब आपके पास फर्स्ट स्टार्ट होगा सिंगल कॉलम कैश बुक। जो ये है ना टाइप्स ऑफ कैश बुक, मेनली तो हमारे सिलेबस में यही है, 3 तरह की कैश बुक। तो हम पहले करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। ये बिल्कुल लेजर की तरह ही है, बिल्कुल लेजर ही है। तो इसका हम सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो ये है डबल कॉलम कैश बुक, मेनली यही है आपके सिलेबस में, पेपर में भी यही आनी होती है। इवन आपको 99%, मैं कहूँगा 100%, मेनली यही है। इसके कम से कम हम 20-30 क्वेश्चन करेंगे। और पैटी कैश बुक के, इसके भी हम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन, इसके भी 2-3 क्वेश्चन करने हैं मैक्सिमम, इसके भी 2-3 क्वेश्चंस करने हैं मैक्सिमम। बाकी जो बच गए वो इसके कम से कम 20-25। तो मेनली आपके सिलेबस का क्या पार्ट है? डबल कॉलम कैश बुक। तो हम सबसे पहला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक। पहले इसका वही रूल लिख लेते हैं। इफ कैश कम्स इन बिजनेस, बताओ उसको डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? डेबिट। इफ कैश goes out from business, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा, अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई, उसको डेबिट करना है या क्रेडिट? क्रेडिट ट्रांजैक्शन को क्या करूंगा? हाँ यार, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन थोड़ी ना आती है। तो कल से यही तो कहानी हमारी चल रही है, कैश बुक में कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आती। नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये आपका पहले तो रूल रहने वाला है। क्या कोई नई लाइन लिखवाई है? कल वाले पॉइंट्स में से तो लिखवाया है, लेकिन आपको हमेशा बस ये वाला पॉइंट ये ध्यान में रखना है, कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो लिखना ही नहीं, बात खत्म। अब बनाएंगे हम इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। हाँ जी, फॉर्मेट कम से कम उन्होंने 10-11 लाइंस का बनाना है, तो जिसके पास जगह कम हो अगले पेज पे बना लो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे पूरा आ तो जाएगा, पर फिर भी आप अगले पेज पे ही बना लो कन्वीनियंस के लिए ना। ठीक है, कम से कम आधा पेज चाहिए। ये हो गया आपका डेबिट साइड। डेट, सेम ऐसे का ऐसे इधर भी बनेगा डेट। हाँ नेक्स्ट नहीं, आ जाएगा इधर। ये हो गया रिसीप्ट, ये हो गया वाउचर नंबर, ये हो गया LF, ये हो गया रुपीस। ठीक है, ये हो गया आपका डेबिट वाली साइड। डेबिट वाला साइड यहाँ तक आता है। फिर से सेम वैसे ही बनेंगे, पहला डेट, रिसिप्ट क्या कह रहा है? VN, वाउचर नंबर। क्रेडिट वाली साइड भी सेम बनेगा। ऊपर कॉर्नर में देखो आपको DR और CR दिख रहा है फॉर्मेट के साइड पे, वो लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है। यहाँ पे भी वही हो गया डेट। यहाँ पे रिसीप्ट है डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड क्या आती है? पेमेंट्स, पैसा जा रहा है ना, पेमेंट्स बनेगा ही इस चैप्टर पर। ये चैप्टर बनेगा ही आपका हॉरिजॉन्टल में। ये वाला तो अभी ऐसे ही बनाओ। क्या हो गया? V को और LF को छोटा छोटा बना दो बिल्कुल ही। ये बन गया आप लोगों का फॉर्मेट।
एक बार के लिए पहले फॉर्मेट याद करो, देखना फॉर्मेट इजी है या मुश्किल है। देखा जाए तो लेजर की तरह ही तो है, बस लेजर में वाउचर नंबर नहीं था, यहाँ पे वाउचर नंबर आ गया। मैंने आपको यही तो बोला था 99% तो सेम ही है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ। वाउचर नंबर और एलएफ ना बहुत कम यूज में आएंगे। ठीक है, किसी किसी ट्रांजेक्शन में यूज में आएंगे जहाँ पे हम कॉन्ट्रा एंट्री करते थे, जर्नल में हम वो लिखते थे ना कॉन्ट्रा एंट्री सी, तो यहाँ पे बस वही काम में आएगा और कुछ नहीं। डेट, रिसीप्ट बोल लो चाहे आप उसको पर्टिकुलर बोल लो। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? एक काम करो, थोड़ा उधर हो जाओ, सेंटर में रख दो बैग। हाँ उधर हो जाओ यार। सत्यम हंसो मत यार। एक तो पहले सीधे बैठो, बैठे कैसे हो आप? हाँ सीधा बैठा करो। मनन अब इधर देखो, आपकी स्पीड बड़ी स्लो है, आपको तो स्पीड के ऊपर काम करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, तो रिसीप्ट का मतलब क्या होता है? पैसा मिलने ना। अब मेरे को बताओ, जैसे मैं कोई भी डेट लिख देता हूँ, आज 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 नहीं, चलो 1/4/2021 लिख दी, ठीक है। रिसीप्ट में अब मेरे को बताओ सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? अभी अभी मैंने आपको कैश बुक दिखाया था, अभी मैं आपको कैशबैक दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने ना टू बैलेंस ब्रोट डाउन, मतलब हमने ये देखना है क्या हमारे पास कोई स्टार्टिंग है, ओपनिंग बैलेंस। तो यहां से लिखते हैं पहले ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे ही मान लेता हूँ मेरे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा था 100 रुपए का। ठीक है, अब मेरे को बताओ रिसीप्ट में कौन कौन से पैसे आ सकते हैं, कोई भी बताओ। क्या चीज बिजनेस में हम करते हैं जिससे हमें पैसा मिलता है? सोल्ड गुड्स ना, तो इसको क्या लिख देते हैं? टू सेल्स। समझ लो ये 200 रुपए मिल गए। ये लो जी, कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव्ड हो गया, बैड डेट्स रिकवर हो गया। लैपटॉप खराब हो रहा है या पेन खराब हो रहा है? चलिए जी, बस बहुत है, मैं 3 ही लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया ना? बैड डेट्स रिकवर हो सकता है, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव। अब नहीं तो आप बताओ कोई और। कोई एसेट बेच दी मैंने, एसेट बेचने के बाद भी तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जोर से बोलो, जय माता दी मत बोलना। हाँ जोर से बोलो। सेल ऑफ एसेट, ठीक है, और बताओ। सैलरी मिलती नहीं, हम तो बिजनेस वाले हैं। अरे बड़े लोग हैं, हम सैलरी देते हैं, हम तो लोग रखते हैं किराए पे। ठीक है, तो मैंने ये चीज कम से कम 3-4 बार ट्रायल बैलेंस में भी बताई थी। हम बिजनेसमैन है ना, तो हम लोगों को सैलरी पे रखते हैं, हमारा तो बिजनेस है। याद करो कल की क्लास में बिजनेस में क्या हुआ था? सैलरी एक था बिजनेस, एक था एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट दो अलग अलग चीजें हैं ना, तो एम्प्लॉयमेंट वालों को तो हम रखते हैं। और बताओ, न्यूज़पेपर जो है हमारा स्क्रैप वगैरह वो बेच दिया, तब भी पैसा मिला ना? किसी भी तरीके से पैसा मिलेगा, वो सारा रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा। तो अभी मैंने 3 लिख दिए। एक मेरे पास ओपनिंग था 100 रुपए, 200 रुपए की मैंने गुड्स सेल कर दी, कितना हो गया? 300। और कमीशन मेरे को मिल गई 300 की। अब मेरे को बताओ बिजनेस में टोटल कितना पैसा पड़ा है? 600 रुपए, बिल्कुल ठीक है। पेमेंट वाली साइड पे हम आ जाते हैं। डेट कुछ भी लिख लो, 1/4/21 ही लिख लो। पेमेंट हम क्या क्या की करते रहते हैं? हाँ, एक तो हो गया परचेज की, तो समझ लो परचेज 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 हमने करी 150 की। सैलरी कर दो, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। डेबिट साइड हम्म, आएंगे जो हमें मनी मिलती है। बट अगर नॉमिनल रूल के हिसाब से देखें तो ये एक्सपेंस भी तो होते हैं डेबिट वाले हाँ फॉलो ही नहीं होते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो कैश सिर्फ रियल है ना। तो कैश हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आप पूछो अब। तो फिर ये डेबिट साइड क्यों है? डेबिट साइड क्यों है? क्योंकि पैसा मिल रहा है, हम तो कैश को मद्देनजर रख तो रहे हैं। डेबिट साइड तो हम एक्सपेंसेस देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नॉमिनल रूल होता था, वो जर्नल बुक है। जर्नल बुक के फोर रूल थोड़ी ना अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं। जर्नल जर्नल के तो पर्सनल रियल नॉमिनल है ना, हम सिर्फ रियल रूल। देखो रियल रूल तो यहाँ पे लगाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं हम सिर्फ कैश से रिलेटेड, तो कैश से रिलेटेड कौन सा रूल होता है? रियल रूल है ना, इसलिए सिर्फ रियल रूल हम सोच रहे हैं। एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कल मैंने आपको क्या बताया था कि कोई चीज 2 रूल से मैटर कर सकती है, लेकिन आपको क्या सोचना है? कैश बुक है ना, तो आपको कैश के बारे में सोचना है बस। ये तो आप जर्नल एंट्रीज आप लोग कर चुके हो, लेजर भी बना चुके हो, उसके बाद आप एक सिर्फ कैश बुक को अलग से सेपरेट बाइफरकेट कर रहे हो और कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन आएगी लिख लेंगे। वो तो हमने वो देखा था कि जो नॉमिनल नेचर वाला आप पूछ रहे हो ना, वो तो हमने ये सीखा था कि लेजर में नॉमिनल नेचर का बैलेंस ब्रोट डाउन या कैरी डाउन नहीं करना। वहां पे ये थोड़ी सीखा था कि नॉमिनल नेचर के अकाउंट ही नहीं बनाने। मैंने कल आपको सिखाया था ना, रेंट अकाउंट बनाना जरूर है,
लेकिन रेंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरी डाउन नहीं निकालना। अच्छा जी, पेमेंट साइड देखो जी, हमने परचेज कर ली गुड्स 150 रुपए की, सैलरी दे दी 70 रुपए की, और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? डिस्काउंट अलाउड तो मेरा कैश का खर्चा थोड़ी होता है, सोच के देखो। 100 रुपए में से मैंने कहा कि 10 रुपए डिस्काउंट है, बाकी 90 रुपए दे दे, 90 रुपए मैंने लिख लिए ना। तो आपको वो खर्चा बोलना है जो मैं सच में कैश दे रहा हूं किसी को। ड्रॉइंग्स ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्रॉइंग से क्या होता है, बिजनेस से कैश जाता है ना। स्टेशनरी भी ठीक है, बाय ड्रॉइंग्स समझ लो 20 रुपीज की। और बैड डेट्स के लिए मैं किसी को पैसे थोड़ी देता हूँ, ले भाई मेरा पैसा लेके भाग जा। बैड डेट्स का मतलब होता है हमने ना उधार सामान बेच दिया था, वो पैसे देने नहीं आया। यहां पे हमने क्या लिखना है, जो मैं सच में मेरा कैश में लॉस हो रहा है अभी अभी। टैक्स हो गया जी। और बताना कुछ। बैंक चार्जेस भी लिख लो। नहीं, बैंक चार्जेस ना बैंक में से पैसे कटते हैं, कैश में नहीं देने पड़ते। इंटरेस्ट हो गया। एक और मैं कौन सा सोच रहा था अभी माइंड में? नहीं, मैं अभी माइंड में कौन सा सोच रहा था? नहीं, वेजेस सैलरी में तो आ गया। ओए होए, एक बड़ा अच्छा लिख रहा था मैं। हाँ, आ गया याद। बाय परचेज ऑफ एसेट, ऊपर परचेज ऑफ गुड्स थी, यहाँ पे परचेज ऑफ कोई एसेट खरीदी, तब भी तो पैसा जा रहा है ना। तो समझ लो 100 रुपए की। हाँ जी, हाँ 10 रुपए। बाकी कौन सा हमारी चीजें लाखों की हो रही हैं। हम रहे गरीब बिजनेसमैन, छोटा मोटा बिजनेस है हमारा, 100 200 10 20 रुपए का। हमारा पता है क्या का बिजनेस है? हमारा कुलचे छोले का बिजनेस है। हाँ, आपकी क्लास के बाद मैं कुलचे की रेडी भी लगाता हूँ। बताऊंगा नहीं कहाँ पे, सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर है, तो जिसने ऑर्डर करना है कर देना। बहुत ही टेस्टी कुलचे बनाता हूँ मैं। यूनिवर्सिटी वाले, सही बात है। अगर मैंने जगह बता दी आप तो आ जाओगे उधर। ओहो हो, ये हमारे अकाउंट्स वाले सर हैं, ये देख लो, अकाउंट से भी पैसा कमा रहे हैं, ऑफिस से भी पैसा कमा रहे हैं, छोले कुलचे भी बेचने में पड़े हैं। हाँ सही बात है, जो कुलचे वाला आएगा उसको कहूंगा तू मेरे पास अकाउंट्स पढ़ ले, जो अकाउंट्स वाले आएंगे कहेंगे कि भाई कुलचे और कहीं से नहीं खाने, हमारे से खाने हैं। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 7 दिन पुराने कुलचे खिलाए जाते हैं। चलो अब हम बात कर। हाँ जी, दवाई का भी कर ही लेते हैं। यहाँ पे 7 दिन पुराने कुलचे खाओ, बीमार हो और फटाफट दवाई लो और ठीक हो वो, फिर दवाई खा के अकाउंट्स की ट्यूशन में मिलना, मतलब हर तरह से बस पैसे देना मुझे। अब हम बात करते हैं जी, डेबिट साइड पे टोटल कितना पैसा आया? 600 रुपए। अब क्रेडिट साइड का टोटल करना, कितने पैसे गए हमारे से? 150 और 70, 220, 220, 350। देखना 350 हुए ना क्रेडिट साइड का टोटल। प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे सत्यम, हम ना इसको मैं आपको करेक्ट करवाता हूँ। प्रॉफिट पता है कौन बोलेगा? जो बाहर के लोग हैं ना, जिनको अकाउंट्स या कॉमर्स की नॉलेज नहीं है, वो कहेगा प्रॉफिट है, जबकि ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये मेरा कैश बैलेंस बच गया। ठीक है, तो अकाउंट्स में ना प्रॉफिट और बैलेंस दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब मेरे पास कितना पैसा आया, हम लेजर में कैसे सीखते थे, अब ध्यान से सुन लो, इसकी क्लोजिंग कैसे करनी है। दोनों साइड में से किस साइड का टोटल बड़ा है? डेबिट साइड का 600, पहले देख लेना, लिखना नहीं है किसी ने, तो दोनों साइड 600 लिख दो। हर महीने की लास्ट तारीख कौन सी होती है? 31 ना। यहाँ पे अप्रैल चल रहा था तो 30th, 34 21, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। कौन सा बैलेंस है ये? क्लोजिंग। तो अब आपने 600 में से ये सारे माइनस कर दो, तो बाकी मेरे पास कितना पैसा बच गया? 250, तो उसको बोलते हैं बैलेंस। और इस वाले बैलेंस को हम कहाँ पे लेके आ जाएंगे? यहाँ पे। सर देखा जाए तो आप लेजर ही करवाने लग गए, मैं कहता रहा हूँ ये लेजर ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 250। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। एक चीज सोचो, पिछले 30 अप्रैल को जितना बैलेंस था 1 मई को भी उतना बैलेंस है, चमत्कार हो गया ना। हाँ, तो क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। डबल कॉलम कैश बुक में क्या आएगा? जहां पे रुपीस लिखा है ना, वो रुपीस को सिर्फ 2 बार बनाना पड़ जाएगा, बस वो डबल कॉलम हो जाएगी।
वहां पे भी यही रूल है, पैसा आएगा डेबिट, पैसा जाएगा क्रेडिट। ये जो है ये हमारा है आंसर। पेपर में जो आपको नंबर मिलेंगे वो मेनली इसके नंबर मिलते हैं। अगर आपका ये वाला 250 आंसर सही आ गया मतलब आपके फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, फॉर्मेट भी सही बना के आना है। तो ये मेनली आपका आंसर होता है 250। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैश बुक कैमरे में। कैश बुक मैं लेके आया था, ये हमारी खुद की दुकान की कैश बुक है, ठीक है। हाँ 2 जनरेशन पुरानी। देख लेते हैं कौन से ईयर की है। अरे नहीं यार 2 नहीं है तो 3-4 जनरेशन पुरानी है। किसी ने डेट देखी है यहाँ पे? 21/5/1973। 1973 मतलब आप लोग तो क्या, मैं भी नहीं पैदा हुआ था, ठीक है। तो 1973 की है, तब भी अंग्रेजी में कैश बुक बनाई हुई है। ये देखो जी, ये है आपकी कैश बुक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैश बुक के, कोई बात नहीं मैं आप वहां पे सेंड करूंगा, भेजूंगा। हाँ ये देखो कैश बुक का अभी हमने फॉर्मेट क्या सीखा था पहले एक बार के लिए। कैश बुक का फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर नहीं रिसीप्ट है ना, डेट, रिसीप्ट, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। फिर दोबारा क्रेडिट साइड भी वही था, डेट, पेमेंट, ठीक है। पर्टिकुलर की जगह वैसे पेमेंट बोल दो, पेमेंट, फिर से वाउचर नंबर, एलएफ, रुपीज। एक बार फिर से जल्दी सारे जोश में, डेट, रिसीप्ट, वाउचर नंबर, एलएफ, डेट, फिर पेमेंट। हाँ तो ये देखो 1973 की बुक। पहले तो ये कैलकुलेट करो, अपने आप को अकाउंटेंट समझते हो ना, अकाउंट्स की ट्यूशन में आए हैं जी हम तो। अब मेरे को बताओ 1973 की कैश बुक दिखा रहा हूं मैं आपको। सर अभी के जमाने की भी ऐसे होती हैं, बस साइज में थोड़ी सी छोटी हो चुकी हैं, वो थोड़ी सी पतली हो गई हैं, ठीक है। अभी भी कैश बुक ऐसे ही होती हैं, सेम फॉर्मेट से। बस जैसे वो नहीं होता आपके रजिस्टर पहले कैसे होते थे, फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं ना थोड़ा, बस वो आजकल की भी जो है वो थोड़ी सी छोटी हो गई है, होती ऐसे ही है कैश बुक। अब मेरे को बताओ 1973 की अपनी दुकान की कैश बुक दिखा रहा हूं, कितने साल पुरानी है? 1973, आज चल रहा है 2021, कितने साल हो गए? नहीं 54 से ज्यादा। नहीं 1973 27 और 21 48 ईयर्स, ठीक है। तो 48 ईयर्स पहले भी देखो कैश बुक बन रही थी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आप लोग, पहले मैं कैमरे वालों को दिखा दूं, ठीक है। रिसीप्ट दिख रहा है आपको, ये देखो ये है सबसे ऊपर रिसीप्ट। रिसीप्ट के बाद है डेट, पर्टिकुलर लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, रिसीप्ट। फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, फिर टोटल। टोटल बनाना मर्जी होती है, जरूरी होती है नहीं। फिर ये वाला जो साइड होता है ना, ये वाला साइड, ये सारा इन्होंने वही बना दिया डेबिट वाली साइड। ये वाली साइड को इन्होंने क्या बना दिया, क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे ये वो पैसे हैं जो पहले बैलेंस कि है कितना, मतलब पिछले दिन का या पिछले महीने का। फिर डेबिट साइड कौन से पैसे आते हैं, डेबिट साइड वो पैसे जो हमें मिल रहे हो, क्रेडिट साइड वो पैसे जो हमसे जा रहे हो। एक बार आप लोग देखो, आप लोगों को पता चलता है। तो ये एक्चुअल की कैश बुक होती है, हाँ जी। आजकल क्या होता है, ये कैश बुक सिर्फ अब 5-10% लोग बनाते हैं, ठीक है। ये मार्केट से स्टेशनरी की दुकान में मिल जाती होती है कैश बुक। आप उनको बोल दो कैश बुक दे दो, वो कैश बुक दे देंगे। आप उनसे कहोगे लेजर दे दो, वो लेजर दे देंगे। देखो ये भी सेम है पर ये लेजर है, ठीक है। आजकल क्या होता है, आजकल कॉपी की फॉर्म में मिलते हैं, छोटी सी पतली सी कॉपी होती है, वो भी कैश बुक होती है, वो भी लेजर होते हैं। तो आज की डेट में सिर्फ 5-10% लोग हैं जो ऐसे मैनुअली कर रहे हैं। जमाना चेंज हो गया ना, अब सारा कुछ सॉफ्टवेयर में चलता है, कंप्यूटर में। अब जैसे मैं हूं, मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मैं भी तो उनकी कैश बुक वगैरह बनाता हूं, उनकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करता हूं। तो आजकल सब कुछ सिस्टमैटिक हो गया। जर्नल एंट्री डालो, जर्नल एंट्री डालो, ऑटोमेटिकली लेजर बन जाता है, ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज है उन्होंने इस हिसाब से, हाँ हाँ, उन्होंने इस हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, टैली सॉफ्टवेयर। उन्होंने इस हिसाब से बनाया हुआ है कि आप जर्नल एंट्री बस सही डाल दो, पीछे लेजर, ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। सर क्लाइंट्स आपको फिर बता के जाता है छोटे छोटे। हाँ ये किया ना, सही क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो क्लाइंट से हमने सारी चीजें पूछनी होती हैं इंडिविजुअल, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। क्यों? क्योंकि नहीं भाटे की मैं नहीं करता।
हाँ वो यार उस मैं अपनी दुकान की खुद नहीं करता, आप सोच के देखो, मेरे क्लाइंट्स हैं यहाँ से लेके, ठीक है, चंडीगढ़ में भी है मेरे क्लाइंट, जीरकपुर के भी हैं, राजपुरा के तो बहुत सारे हैं, वहां पे क्या कहते हैं गगन चौक के पास बड़े सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, ओवर ब्रिज के पास, ठीक है। ये सारा उनकी अकाउंटिंग करता हूँ ना मैं, रिटर्न्स भरना, जर्नल करना, तो मैं सिर्फ जर्नल एंट्री करता हूँ, लेजर ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है सॉफ्टवेयर में पीछे, ठीक है। अब अवनीत ने पूछा कि क्लाइंट से सारा कुछ आपको पूछना पड़ता है, द आंसर इज यस। सबसे पहले तो उसकी बैंक स्टेटमेंट ना मैं मंगवा लेता हूँ, बैंक स्टेटमेंट, उसमें ही पता चल जाता है कहाँ पैसा आया कहाँ पैसा गया। नहीं तो वो एक अपनी सेल बुक लगाते हैं अलग से। सेल बुक तो समझते हो ना, जब आप किसी मार्केट से कुछ लेके आते हो, बिल लेते हो, तो कई बिल सॉफ्टवेयर पे ही बना लेते हैं, कईयों की बिल बुक होती है, येलो सी कलर की पड़ी नहीं होती बिल बुक, तो बिल बुक में उन्होंने 100 बिल बनाए होते हैं, कस्टमर को वो दे देते हैं, तो फिर मुझे उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी दे जाते हैं बिल बुक की। फिर वो जितना भी सामान खरीदते हैं ना, परचेज करते हैं, उसकी अलग फाइल बना लेते हैं। एक दो फाइलें तो इधर भी पड़ी होंगी मेरे क्लाइंट्स की, तो उन्होंने जहां जहां से सामान खरीदते हैं ना परचेज, वो वाली फाइल भी मुझे दे जाते हैं। बाकी जो खर्चे होते हैं वो तो हम एस्टिमेशन से डाल देते हैं, खर्चे हुए नहीं होते हम जान के क्या करते हैं, स्टेशनरी का खर्चा ऐसे दिखा देते हैं 5,000, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ होता है 5,000 पूरे साल का, हम दिखा देते हैं 10,000, ताकि टैक्स ना बने। देखो उनकी सेल बुक में समझ लो इस तरफ आ रही है सेल ना, इस तरफ लिखते हैं क्रेडिट वाली साइड, इनकम होती है ना सेल, तो यहाँ पे समझ लो उनकी पूरे साल की इनकम हो गई 80 लाख सेल। फिर यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते हैं, हम जान के ना एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाते हैं क्लाइंट के, कई बार होते नहीं है, मुझे कैमरे पे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है जो है सो है, रियलिटी है। तो हम क्या करते हैं, उनके ना खर्चे जान के ज्यादा दिखाते हैं। देखो अगर मैंने उनके ना खर्चे रियलिटी में थे 60 लाख के, मैंने दिखा दिए 77 लाख के फेक। कितने फेक दिखा दिए मैंने, 17 लाख के फेक दिखा दिए ना। उससे क्या हुआ, उसका जो प्रॉफिट आया 3 लाख आएगा ना, 80 लाख की मेरी इनकम है, मैंने दिखा दिया 77 लाख के खर्चे हुए, तो प्रॉफिट कितना बचा, 3 लाख। तो 3 लाख के ऊपर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भरना पड़ता है 10%, तो 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000। अगर मैं सच्ची में वही दिखा देता जो रियलिटी थी, तब तो मेरे को 60 लाख खर्चे दिखाने पड़ते, तो प्रॉफिट कितना आता, 80 लाख में से 60 लाख गए, प्रॉफिट कितना आता, 20 लाख। यार क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो, 80 लाख की मेरी इनकम है, 60 लाख के खर्चे हैं 20 लाख, फिर 20 लाख का अगर मेरे को 10% टैक्स भरना पड़ जाए तो कितना आएगा, 2 लाख। जबकि थोड़ा सा फेक खर्चे दिखा के मैंने कितना टैक्स भरा था पहले, 30,000। मतलब अगर मैं रियलिटी में दिखाऊं, रियलिटी में तो मेरा टैक्स आ रहा है 2 लाख रुपए, जब मैंने कुछ फेक खर्चे दिखा दिए जान के, गवर्नमेंट को बिना बताए चोरी कर रहे हैं, एक तरह से टैक्स की चोरी, तब मेरा टैक्स बन रहा था 30,000। तो मैंने कितना पैसा बचा दिया क्लाइंट का, 1,70,000। हो सकता है, बिल्कुल होता है, पढ़ सकती है, हैं? अभी तक नहीं हुआ। हाँ तो ब्लैक मनी, तो जो ये होती है ना, इसको ब्लैक मनी बोलते हैं। जितनी इनकम के ऊपर आप लोगों ने ब्लैक मनी सुना हुआ है कभी वर्ड? क्या पता है ब्लैक मनी के बारे में? शिवाजी द बॉस। हाँ मतलब क्या होता है वैसे ब्लैक मनी का? लोगों को यही पता होता है जो गलत काम कर रहा है, ड्रग्स स्मगलिंग है ना, ये कर रहे हैं ब्लैक मनी। हाँ ब्लैक मनी ये नहीं होता, ब्लैक मनी का मतलब ये भी नहीं है कि इतना काला काला धन है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका कलर ब्लैक है। ब्लैक मनी का मतलब होता है जिससे इनकम के ऊपर आपने टैक्स नहीं भरा। जैसे अब मैंने यहाँ पे 60 लाख खर्चे की जगह 77 लाख दिखा दिया ना, तो 17 लाख मैंने जान के ज्यादा दिखा दिया, तो वो 17 लाख मेरी ब्लैक मनी है। ऐसी इनकम जो मैंने गवर्नमेंट को शो नहीं की, उसके ऊपर टैक्स बचा गया। तो ये सारे जो आपके अकाउंटिंग, हाँ अब करी ना बात, इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी आपके जैसे हैं। तो इसी बात के हमें बस पैसे मिलते होते हैं, जितनी आप ब्लैक मनी दिखा दो। हाँ तो कहने का मतलब है, एक कंट्री की इकोनॉमी को बनाने में भी सीए का हाथ है, उसको गुमराह करने में भी सीए का हाथ है, उसको बचाने में भी। अब कई बार मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं कि सर रेड पड़ी हुई है, या इनकम टैक्स या जीएसटी वालों का नोटिस आया हुआ है, बताओ क्या करना है, तो उनके भी रिप्लाई तैयार करने पड़ते हैं। मतलब अल्टीमेटली जो आपके अकाउंटिंग के ये सारे रूल्स वगैरह बने हुए हैं ना, वो सारे रूल्स ना इस चीज के लिए बने हुए हैं। अब आपको याद रखना, कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ आएगी ना, आपने पता है क्या सोचना है। ये वैसे मैं चीज ना +1 के कम से कम 5-6 महीनों के बाद समझाता हूँ, जब मेरा ये P&L वाला चैप्टर स्टार्ट होता है। आप लोगों को बड़ी जल्दी दे दी मैंने ये नॉलेज, क्योंकि मेरे को लग रहा था आप लोग इंटरेस्ट मतलब समझ रहे हो।
अब अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आती या कोई भी चीज अगर आपको अजीब लगती है या डिफरेंट लगती है, चाहे अखबार में पढ़ के, चाहे फेसबुक इंस्टा पे पढ़ के, चाहे अपनी ट्यूशन वाली, तो उसका मेन मतलब यही होता है कि लास्ट में उसका ना टैक्स बचता है। तो मेरे को बताओ, एक बिजनेसमैन अपने खर्चे ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहेगा या कम से कम? लेकिन अब याद रखो एक और दूसरी चीज, वो खर्चे ज्यादा से ज्यादा करना नहीं चाहेगा। वो कहेगा यार पैसे तो पड़े रहे जेब में, सिर्फ जान के बस यहाँ पे जब हम वो बैलेंस शीट में गवर्नमेंट को बता रहे होंगे ना, सिर्फ वहां पे ज्यादा लिखना चाहेगा, करना नहीं चाहेगा, सिर्फ लिखना चाहेगा। कहेगा यार 17 लाख रुपए मैं अलग से मतलब पहले खर्चे पे कर दूं। वो कहेगा 60 लाख के ही खर्चे हैं, 17 लाख के आप ऐसे ही दिखा दो। तो नॉर्मली ये सब चीजें मार्केट में चलती हैं। हाँ जी, क्या? नहीं नहीं, इतना तो पैसा तो क्लाइंट का ही है ना, हम तो बस उसका टैक्स बचा लेते हैं, बदले में 5-10% मिल जाता है सबको। मतलब डिपेंड करता है यार। अब अगर बंदा 1 करोड़ है, किसी का 1 करोड़ बचा दिया, तो उसका अगर हमें 10% मिल जाए, 10 लाख, बंदा कहेगा रहने दो, मैं किसी और से करवा लूंगा। डिपेंड करता है, छोटी रकम होती है तो उसकी परसेंटेज शेयरिंग ज्यादा होती है, बड़ी रकम होती है तो उसकी परसेंटेज शेयरिंग कम होती है। अब चीज समझ में आई? कोई भी चीज अब अगर आपको लॉजिकली समझनी हो ना, तो उसका सबसे बड़ा लॉजिक यही है, आपके पूरी कॉमर्स का सबसे बड़ा लॉजिक यही है, इनकम और एक्सपेंस। इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देना तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट के ऊपर लगता है हर बिजनेसमैन को टैक्स। तो सारा जो झमेला है वो इसी टैक्स का है और कुछ भी नहीं है। जो ये हम अकाउंट्स बना रहे हैं ना, ये हम अकाउंट्स मेनली पता है क्यों बना रहे हैं? ये वाले प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए। ये तो अभी आपका चैप्टर पहुंचा नहीं ना यहाँ तक, 4-5 चैप्टर्स के बाद जब हमारा ये चैप्टर पहुंचेगा ना, तो अल्टीमेटली पूरे का पूरा जो आपका +1 का अकाउंट्स है मेनली इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंड है कि भैया प्रॉफिट कैसे निकलेगा, और उस प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या लेना है? टैक्स। इसलिए गवर्नमेंट जितने रूल बनाती है ना, अपने हिसाब से बनाती है, ना कि बिजनेसमैन के हिसाब से। जीएसटी बना दिया, इनकम टैक्स बना दिया, कंपनीज एक्ट बना दिए, पार्टनरशिप बना दी, कुछ भी, जर्नल, लेजर, कोई भी, और कई तरह के आपको मैं प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, जैसे आज बताई है आपको, कैश बुक दिखाई है, ठीक है। तो सारी चीजें गवर्नमेंट की जो बेस है ना, अल्टीमेटली उनके लिए मछली की आंख पता क्या है? ये प्रॉफिट, और प्रॉफिट के ऊपर लगने वाला टैक्स। सारी कहानी टैक्स अलग अलग होता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म है कोई, पार्टनरशिप फर्म समझते हो, हम 4 जनों ने मिलकर बिजनेस खोला, तो उनके लिए 30% टैक्स है। तो आज मेरे पास एक क्लाइंट आया, कहते हैं हमारी ना पार्टनरशिप फर्म बना दो। तो फिर मैंने उनको समझाया कि पार्टनरशिप फर्म बनाओगे ना, तो जीएसटी का खर्चा भी ज्यादा है और टैक्स भी 30% लगेगा, चाहे 2 बंदे हो चाहे 40। वैसे अगर इंडिविजुअल है, जैसे मैं अकेला हूं, मेरे खुद का ऑफिस है या मेरी खुद की दुकान है, तो टैक्स अलग अलग है। पहले 2.5 लाख रुपए के ऊपर जीरो टैक्स, मतलब अगर आप 2.5 लाख रुपए तक प्रॉफिट कमा रहे हो तो जीरो। कोई बात नहीं, मुझे बोलने दो। ये क्या हो रहा है? ये चीज नहीं करनी, पहले भी 2-3 बार टोक चुका हूं ना। आप तो मतलब ऐसे बोरी बिस्तरा बांध के चुके हो कि हाँ, मतलब मुझे ही कह रहे हो कि सर निकलो। पहले 2.5 लाख रुपए के ऊपर होता है जीरो, जिसकी इनकम मतलब 2.5 लाख रुपए तक हो। इनकम, इनकम का मतलब समझते हो? प्रॉफिट। जिसका 2.5 लाख से ज्यादा हो लेकिन 5 लाख से कम, तो मतलब वो वाले 2.5 लाख के ऊपर 5%। फिर जिसकी इनकम 5 लाख से भी ज्यादा हो लेकिन 10 लाख से कम, उसके ऊपर 20%। फिर जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा हो उसके ऊपर 30%। ये अगर आपकी अकेले की दुकान है। अगर 2-3 बंदों की पार्टनरशिप फर्म की दुकान है तो कोई माफी नहीं है, जितनी भी इनकम कमाओगे 30% टैक्स। कंपनी वाले जो होते हैं, कंपनी वालों की भी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है 30%। और जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, नोकिया, ठीक है, डोमिनोज, जो फॉरेन कंपनी है, एप्पल, 40% टैक्स। इसलिए अब आपको पता चला कि फॉरेन कंपनी के प्राइजेस महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि उनका टैक्स जो है वो 40% होते हैं। तो अल्टीमेटली सारी चीजों का जो खेल है वो यही है कि प्रॉफिट कितने हैं, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कितने हैं। आई थिंक आज आपको क्लास समझ आ गई होगी, मजा आया होगा। बाकी करेंगे हम कल।